आप सब? तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ आई दृष्टि करंट अफेयर्स की शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स विद हेल्पफुल एंड मैजिक ट्रिक्स के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आई दृष्टि के पार्ट 3 को, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस की लिंक है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का भी लिंक है और उसमें टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके सिंपली इस नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 3, और जो कि हो जाएगा असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स 2023। तो 2023 में 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए थे, और वो कहाँ कहाँ हुए तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। तो अब ये हुआ क्या क्या, कितनी सीट पे हुआ, कौन सी पार्टी जीती, और वहाँ के CM और डिप्टी CM कौन बने हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती थी, जिसमें 230 सीट में से उसे 163 सीट मिली थी। चीफ मिनिस्टर वहाँ के बने थे मोहन यादव, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे जगदीश देवरा एंड राजेंद्र शुक्ला, और स्पीकर आपके बने थे नरेंद्र सिंह तोमर। तो अगर आप MPPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, बट UPPSC में ऐसा नहीं है कि खाली आपसे यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है, और भी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती है, तो आप इसको एक नज़र मार लीजिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और साथ ही साथ राजस्थान में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 115 सीट पाई थी बीजेपी, और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर बने थे भजन लाल शर्मा, ये फर्स्ट MLA थे संगनेर से, और डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी वो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये बने थे। फिर है छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीती थी 54 सीट से, जिसमें चीफ मिनिस्टर बने थे विष्णु देव साई, और ये फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं। अब है मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी जीती थी, और उसे 40 सीट में 27 सीट मिली थी, और CM यहाँ के बने थे लालडू होमा। तेलंगाना में INC जीती थी CPI के साथ मिलकर 65 सीट पर, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के बने अनुमोला रेवंत रेड्डी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने भट्टी विक्रमार्का। अब है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे कवच सिस्टम क्या है, कि कवच सिस्टम रिलेटेड भी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और ये बनाया गया है रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें की रोल जो प्ले किया है इसको बनाने में वो है स्काई बस मेट्रो सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया था B राजाराम के द्वारा, और इसका जो फील्ड ट्रायल शुरू हो चुका है 2014 से। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के साथ, और इसका एम क्या है, इसका एम है 2025 तक 6000 किलोमीटर कवर करना। अब 6000 किलोमीटर कवर कैसे करेगा, तो उसके कुछ की रूट्स बनाए गए हैं, लाइक आपका हो गया दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो ये वर्क ऐसे करेगा कि जब भी रेड सिग्नल होगा तो ये ट्रेन को प्रिवेंट करेगा, ताकि जो कोलिजन है, जो भिड़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसको रोका जा सके। तो इस तरह से ये काम करेगा। साथ ही साथ ये एक्टिवेट करेगा ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली, कि मान लो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाता है, या स्पीड ज़्यादा हो जाती है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक होगा, और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये आपका कवच सिस्टम हो जाता है। ये मैंने बाकायदा यहाँ पे आपको पिक दी हुई है, आप इसमें जाके देख सकते हैं। इसमें बताया भी जा रहा है कि किसने बनाया, क्यों बनाया है, क्या कवच सिस्टम किसके लिए बनाया गया, इसमें क्या क्या मेथड यूज़ होगा, ये ऑलरेडी मैंने इसमें दिया हुआ है। तो आप जाके इस पिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ हो जाएगी द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को लेकर। तो ये फोर्स में आया 18 जून 2024 में। ये आया कैसे, तो हटाया गया जो 123 साल पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898 का, उसको रिपील करने के बाद इसको लाया गया है। राज्यसभा में 4 दिसंबर 2023 में पास हुआ, और साथ ही साथ इसका जो सेक्शन 9 है इस एक्ट का, तो सेंटर को अलाउ करता है कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है, ओपन कर सकता है, किसी भी आइटम को डिटेन कर सकता है, और साथ ही साथ जो भी कस्टम अथॉरिटीज़ है वो इसको डिलीवर भी कर सकता है। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज होंगे उनको पावर दी गई है कि वो जो है इसके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। इसमें ये कई एडिशनल सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एडिशनल सर्विसेज इनको प्रिस्क्राइब करी, तो वो उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और उसके लिए कुछ चार्ज भी ये फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि इसमें किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं है चोरी के लिए, या किसी भी तरह का जो पोस्टल आर्टिकल्स है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए किसी ऑफिसर के द्वारा। और ये देखा जाए तो ये वैसे भी ये पार्ट था जो ओरिजिनल एक्ट 1898 का, उसी का पार्ट है ये। और इसमें जो लास्ट है वो है कि पहली बार जो है इसमें प्राइवेट कोरियर सर्विस को भी रेगुलेट करने को अलाउ किया गया है।
अब है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईवीएम वीवीपैट। देखिए ये सब न्यूज़ बस एक आप नज़र मान लीजिएगा, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप हाँ देख लीजिए कि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन रहे कि नहीं मैंने तो पढ़ लिया। वरना आप अगर एक भी छोड़ के जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने वो नहीं पढ़ा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक रहता है जब आप कुछ ना कुछ छोड़ देते हो। तो आप सब पे एक नज़र ज़रूर मान लो, भले ही जब आप रिवीजन करो तो आप इसको देखो ना देखो डजेंट मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो जाहिर सी बात है उसके लिए बेंच बनती है। तो इसमें जो बेंच बनी थी वो थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना। ये केस आया था, केस था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 2024। और 26 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया कि जो पिटिशनर ने बोला था कि कंप्लीट क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम के थ्रू जो वोट कास्ट हुए थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, ऐसा तो है नहीं कि उसने ऐसे ही कर दिया, उसने ऑब्जर्व किया ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम है सेपरेटली वो सब न्यूट्रल है, तो इस वजह से इसको किया गया। अब है आपकी ईडीआई यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या है? तो एक सिविक सोसाइटी ग्रुप है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1999 में और ये फोकस करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है एडीआर को लेकर, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब ये जो 3 जज बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हैं, जीपी पर्दीवाला है और मनोज मिश्रा हैं, तो इसमें इनका जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी सीपीएम। इसमें जो है पहचाना गया कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे हमारा जो राइट है जीने का राइट, हमारी हेल्थ का राइट, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं इंटरवीन होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। जैसे कौन सा हो गया राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के साथ ये इंटरवीन करता है। राइट टू हेल्थ तो ये भी पार्ट है आर्टिकल 21 का, और इसमें जो देखा जाए पोल्यूशन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे उसके रीज़न क्या है इम्पैक्ट करने के, तो आपका पोल्यूशन हो जाता है। जो आपकी वेक्टर बोर्ड डिसीजेज होती हैं टेम्परेचर राइज होने से, सूखा पड़ने से या फूड की सप्लाई सही से ना होने से, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू हेल्थ का राइट है उसको जो है वायलेट करता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है सामने आया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि जो आर्टिकल 48A है डीपीएसपी का जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 51AG है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो वो भी इसके साथ भी वो इंटरवीन करते हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आर्टिकल जो 51A है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, कि किससे, क्या ये डीपीएसपी है फंडामेंटल राइट्स है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जिसमें आप बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं सीएए की न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे उसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। तो पहले तो ये आया था बट अब ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और ये पार्लियामेंट में कब इनैक्ट हुआ था? दिसंबर 2019 में इसने अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। और प्रेसिडेंट की असेंट यानी मंजूरी जो इसको मिली थी वो 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ था? इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था कि कोई भी पर्सन जो कि इन 6 कम्युनिटीज से, लाइक आपका हो गया हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, उससे बिलोंग करता है और वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आया है, और अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में इंटर कर चुका है तो उसको इलीगल माइग्रेंट जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है ये चीज़ लागू की गई थी। और इसमें ये जो एक्ट है वो कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होगा। जो भी एरियाज आपके 6 शेड्यूल के अंडर आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से आते हैं, तो जो भी एरियाज आपके 6 शेड्यूल में आते हैं उसमें भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही साथ जो भी स्टेट आपके इनर लाइन परमिट में आते हैं उसमें भी अप्लाई नहीं होगा। इनर लाइन परमिट में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और साथ ही साथ जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप दी जा रही थी उसके लिए 11 साल के लिए इंडिया में होना ज़रूरी था, बट अब उसको कट करके 5 साल कर दिया गया है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप ये शुरू से सुनते आ रहे हैं तो मैंने आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दे दिया ताकि आपके माइंड में ये तस्वीरें जो है वो छप जाएं और आप आसानी से इसको याद कर सके। फिर हम आ जाते हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। तो इसमें बहुत कम ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सीपीएम ही आपकी जज बेंच थी। सीपीएम क्या, चंद्रचूड़, जेपी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्शन रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हुई थी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, उसमें इन्होंने अपना जजमेंट दिया था। उसमें इन्होंने बताया कि जो आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि जो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, तो इनका वीडियो भी वायरल हो रहा था कि किस तरह से ये वोट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो आप कैंडिडेट के जो वोट है उसको ये इनवैलिड बता रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना डिसीजन दिया और बोला कि वो सारे वोट वैलिड थे और इस तरह से जो कुलदीप कुमार है आप कैंडिडेट वो वहाँ से जीत गए मेयर इलेक्शन में। और अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि ये जो काम कर रहे हैं ना वो सीधे सीधे डेमोक्रेसी की हत्या है।
तो इस तरह से ये जजमेंट आया था, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो उनका काफ़ी वायरल हुआ था। अब हम आ जाते हैं यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। 6 जो है न्यू साइट्स जो है वो एमपी से इसमें ऐड की गई है। पहला है आपका ग्वालियर फोर्ट, जो कि 6th सेंचुरी में बना था और इसको बनाया था राजपूत वॉरियर जो थे सूरज सेन ने। उसके बाद है धमनार केव जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बनी है। फिर है भोजेश्वर महादेव टेम्पल। भोजेश्वर जो महादेव टेम्पल है तो वो आपका बना था भोजपुर में बना है, जो कि 28 किलोमीटर दूर है भोपाल से, और ये डेडिकेट है शिव जी को। और इसमें इसके आर्किटेक्चर की वजह से इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। ये बनाया गया था राजा भोज के द्वारा 1010 से 1053 के बीच में। अब रॉक आर्ट साइट है ऑफ चंबल वैली, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंसंट्रेशन रॉक आर्ट साइट है चंबल बेसिन में। फिर हमारा खूनी भंडारा, ये बुरहानपुर में है और ये वाटर सप्लाई सिस्टम है जो कि अब्दुल रहीम खाना के द्वारा 1615 में बनाया गया था। फिर हमारा 6 पे आ जाएगा गोंड मॉन्यूमेंट्स, तो ये मांडला में है और ये गोंड रूलर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट का काम करता था। और मोती महल जो है नर्मदा रिवर पे, वो बनाया गया था हृदय शाह के द्वारा 1667 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर। तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 34 आपकी कल्चरल है, 7 आपकी नेचुरल है और 1 आपकी मिक्स है जो कि हो जाएगी कंचनजोंगा नेशनल पार्क। अब है आपका 57 जो साइट्स है वो टेंटेटिव लिस्ट में, और 42 जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये आपको ज़रूर याद करना है वरना इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और इंडिया जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें 6ठे नंबर पे, पहले पे कौन है? पहले पे आपका इटली 59 के साथ, फिर है चाइना 57, फिर है जर्मनी 52, फिर है फ्रांस 52, उसके बाद आपका स्पेन है 50 पे, और लास्ट आपका हो जाता है इंडिया जो कि 6 नंबर पे, वो है आपका 42 साइट्स के साथ। फर्स्ट साइट्स जो इसकी बनी थी तो उसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो टी हो जाएगी। फर्स्ट साइट्स इसकी जो ऐड की गई थी वो 1983 में की गई थी, और कौन कौन सी? तो टी से हो जाएगा ताजमहल, ई से हो जाएगा आपका एलोरा, और ए से हो जाएगा आपका अजंता और आगरा फोर्ट। तो ये एलोरा और अजंता केव्स कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब कुछ रिसेंटली जो साइट्स जोड़ी गई हैं जो आपकी 41 और 42 पर आई हैं, तो वो है आपकी शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में हो। ये बनवाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। तो वो किस साल में जीता था ये आपको बताना है। ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में इसको कवर कराया हुआ है। और उसके साथ ही साथ जो दूसरी आपकी 42 साइट्स थी वो है सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होयसालास। तो 2023 में इसको ऐड किया गया था, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज, जो कि हो जाएगा भारत रत्न अवार्ड 2024। तो अगर इसकी ट्रिक देखा जाए तो इसकी ट्रिक है लाल कपूर लेकर स्वामी के चरण में नतमस्तक करो। तो लाल के एल से हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, कपूर से हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, स्वामी से हो जाएगा MS स्वामीनाथन, चरण से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और नथ से हो जाएगा नरसिम्हा राव। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक वेटरन बीजेपी लीडर हैं जो कि 8 नवंबर 1927 में कराची में पैदा हुए। 1958 में ये दिल्ली स्टेट जनसंघ के मेंबर बने, और ये 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1999 से 2004 तक, और ये बीजेपी के 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं। फिर हमारे कर्पूरी ठाकुर, तो पोस्ट मेसली इनको दिया गया। इसका मतलब होता है कि मरने के उपरांत यानी मरने के बाद। तो इसमें जो 5 को दिया गया है तो सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो ऐसे हैं, बाकी सबको मरने के उपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं उनको हम जननायक के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिसंबर 1970 से 1971 और दिसंबर 1977 से 1979 तक। ये 1924 में समस्तीपुर में पैदा हुए थे। इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 फरवरी 1988 में हुई थी। फिर है MS स्वामीनाथन, तो इनका पूरा नाम है मनकोम्बो संबशिवन स्वामीनाथन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी साल इनकी डेथ हुई थी। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए इनके बारे में सब कुछ, क्योंकि आपने लास्ट टाइम अगर यूपी PCS का पेपर देखा होगा तो उसमें उन्होंने यही पूछ लिया था कौन पहले मरा था कौन बाद में मरा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपकी MS स्वामीनाथन, जिसके बारे में मैंने नीचे भी दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आपको वो नहीं करना, इसको आपको अवॉइड नहीं करना। तो इनका ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और ये इनको देखा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी बोले जाते हैं। और ये 7 अगस्त 1925 में पैदा हुए थे, और इन्होंने डेवलप किया था जो हाई यील्डिंग यानी HYV सीड्स है वीट और राइस वेराइटीज़ की, उसको किसके साथ मिलकर? नॉर्मन बॉरलॉग। अब नॉर्मन बॉरलॉग कौन थे तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, तो ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के। इसमें पूछा जाता है कि भैया कौन से ऐसे लोग थे जो मतलब कुछ नाम दे देंगे, बोल देंगे कौन कौन यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये जो चौधरी चरण सिंह थे वो भी रह चुके हैं, और 1952 में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और इन्होंने अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम जो चल रहा था यूपी में उसको। फिर है पॉमिल पार्थी वेंकटा यानी PV नरसिम्हा राव,
तो ये पैदा हुए थे, पी का मतलब होता है पोस्टमेसली, जो मैंने बोला था, यानी मरने के उपरांत। तो ये पैदा हुए थे 28 जून 1921 में करीमनगर में, और ये 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे कब से कब तक, 1991 से 1996 में। और जो 73 और 74 जो अमेंडमेंट हुआ था, और उसके थ्रू कुछ एक्ट आए थे, कुछ चीज़ें इनेक्ट की गई थी, तो वो क्या थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका पार्ट भी बताना है, उसका नाम भी बताना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जो सहस्त्र प्लान था, एक हिंदी ट्रांसलेशन है विश्वनाथा सत्यनारायण, जो कि फेमस तेलुगु नावल है वही पडागलू की, तो उन्होंने इसे भी पब्लिश किया था। अब हमारा उसके साथ ही साथ ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इन्होंने इनिशिएट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जिसको हम जानते हैं एलपीजी। अब यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये नोट्स आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं कि किस किस तरह से, जैसे इन्होंने इंडिया को हंगर ट्रैप से निकालने के लिए बहुत से की रोल वो किए। साथ ही साथ इन्होंने क्रॉस पर रिसर्च भी की, इन्होंने जो फेयर मिनिमम सपोर्ट है फार्मर्स के लिए उस पर भी इन्होंने काम किया, उसके भी ये यहाँ पे हेड बने हैं। और जो लीडरशिप भी इन्होंने की कई जगह पे, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर किया। तो ये डिक्लेयर करने वाले कौन से, 7 जज बेंच थी, और इसके हेड कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्होंने बोला कि वायलेट करता है जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया कॉन्सेप्ट ऑफ डबल प्रपोर्शनली टेस्ट, जिसमें ज़्यादा जो है वेटेज दी गई इंडिविजुअल वोटर्स के राइट को, कि उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो जो वोट दे रहा है तो वो किसको दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है वो अरुण जेटली जी के द्वारा 2017 के बजट स्पीच में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये 2018 में इसको कमिश्नरी नोट की तरह से अनवेल किया गया। और ये इशू किया जाता है एसबीआई के थ्रू, और एसबीआई जो है इसको मल्टीपल डिनोमिनेशंस में सोल्ड करता है। जैसे आपका ये सोल्ड करेगा 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, इस तरह से। अब है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो है सबमिट किया गया हाई लेवल जो कमेटी है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई थी। जो चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के, तो वो थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रसाद पी देसाई। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ये फर्स्ट लेजिस्लेचर है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और इसका आर्टिकल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके थ्रू क्या किया कि जो मैरिज है, डाइवोर्स है, और जो प्रॉपर्टी को लेकर हिस्सेदारी है, उन सब के लिए कॉमन लॉ बनाया गया। ऐसे क्या होता था कि मतलब सबके लॉ अलग अलग होते हैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं रिलीजन वाले, तो उनको अलग रखा जाता है। इसी के थ्रू सब लोग अपने यहाँ शादी करते हैं, डाइवोर्स करते हैं, और जो प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें होती है वो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से वो सब चीज़ें कॉमन हो जाएगी, यानी एक देश एक कानून चलेगा, उस यानी सबके लिए एक ही कानून होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अगर कोई शादी करता है तो उसे 60 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका जो सेक्शन 4 है वो 1, 2, 3 शादी करने के लिए मना करता है। साथ ही साथ जो सेक्शन 28 है वो डाइवर्स से रिलेटेड है। LGBT कम्युनिटी को भी इसमें नहीं ऐड किया है। और इसमें इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है सन को डॉटर को, फिर चाहे वो रिलेशनशिप के ही कपल से क्यों ना पैदा हुए हों, तो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। और अगर वो गोद लिए हुए बच्चे हों तो भी प्रॉपर्टी में उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे। फिर सेक्शन 378 जो है वो बात करता है कि अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लो। फिर सेक्शन 2 जो है, तो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं आपका, जैसे क्लॉज 25 हो गया आर्टिकल 366 और 342 का, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आज आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया। कल हम लोग शाम में 6 बजे फिर से आएंगे और हम लोग आगे का करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आपको मेरी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल फिर शाम 6 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।